फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट 4 की 3rd वीडियो। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो करा दी है, पहले आप उसको पढ़ें, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैव विविधता संरक्षण यस्ता स्थल और वही स्थल। यस्ता स्थल संरक्षण जैव विविधता को उसके सभी स्तरों पर जनजनित प्रजातियों के रूप में और अपप्रभावित परितंत्रों के रूप में यथा स्थल में ही सबसे अच्छी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसके लिए निर्जन क्षेत्र का एक पर्याप्त भाग संरक्षित क्षेत्र के रूप में अलग कर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का तंत्र होना चाहिए, और इस तंत्र में हर विशेष परितंत्र शामिल होना चाहिए। इस तंत्र में राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का नेटवर्क चाहिए, जिसमें प्रत्येक विशिष्ट परितंत्र शामिल हो। ऐसा तंत्र किसी क्षेत्र की पूरी जैव विविधता को सुरक्षित रखेगा। जैव विविधता को सुरक्षित रखेगा। अतीत में बाघ, शेर, हाथी और हिरण जैसे बड़े वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए ही भारत राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य अधिसूचित किए जाते थे। फिर इन क्षेत्रों के उद्देश्य को बढ़ाकर उनमें ऐसे अपेक्षाकृत अप्रभावित प्राकृतिक परितंत्र भी शामिल कर लिए गए, जिनमें सूक्ष्म एकोक्षिकीय पौधों और प्राणियों से लेकर विराट वृक्षों और विशाल स्तनपायियों तक सारी जैव विविधता सुरक्षित रखी जा सके। लेकिन प्रजातियों का अलग अलग संरक्षण असंभव है, क्योंकि वे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए पूरे परितंत्र का संरक्षण किया जाना चाहिए। जीवन विज्ञानी का सबसे संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो अपेक्षाकृत प्रजातियां समृद्ध हो, या जहां दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियां रहती हों, या जहां स्थानांतरित प्रजातियां हों जो कहीं और न मिले। क्योंकि दुर्लभ स्थानिक प्रजातियां एक छोटे से क्षेत्र में पाई जाती हैं, इसलिए मानव के क्रियाकलाप के कारण से आसानी से नष्ट हो जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जैव विविधता संबंधित क्षेत्र की अपनी खास विशेषता होती है। हाथी जैसे पशुओं को विभिन्न मौसमों में भोजन के लिए अलग अलग प्रकार के चाहिए। वे वर्षा के बाद घास के खुले मैदानों में रहते हैं, जहाँ नई उगी घास काफ़ी पौष्टिक होती है। घास सूखने लगती है तो हाथी पेड़ों के पत्तों के चाह में जंगलों में चले जाते हैं। इसलिए हाथियों के लिए बना संरक्षित क्षेत्र काफ़ी बड़ा होना चाहिए। परस्पर संबंधित प्रजातियों के एक पूरे समूह को सहारा देने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के आवास होने चाहिए। भारत के अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क। भारत में 589 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें 89 राष्ट्रीय पार्क और 500 अभयारण्य हैं। इनमें अनेक प्रकार के परितंत्र और आवास शामिल हैं। इनमें से कुछ तो दुनिया में कहीं और न मिलने वाले जंगली पौधे और प्राणियों के अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इस परितंत्र का सबसे बड़ा अभयारण्य है तथा सुंदर बर्फीले चीते की आखिरी आवासों में से एक है। दाची ग्राम अकेला अभयारण्य है, जहां दुर्लभ हंगूल कश्मीरी हिरन पाया जाता है। तराई क्षेत्र में अनेक अभयारण्य हैं। सबसे मशहूर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, जहां हाथी, गौर, जंगली सूअर, दलदली हिरन और पाणे बड़ी संख्या में है, तथा बाघ और चीते भी। पक्षियों की दृष्टि से ये अभयारण्य अत्यंत समृद्ध है, और यहाँ बत्तखें, हंस, पेलिकन और स्टार्क भी पाए जाते हैं। मानस अभयारण्य में तराई की उपरोक्त प्रजातियों के अलावा दुर्लभ सुनहरा लंगूर और बहुत ही दुर्लभ पिग्मी हाग भी पाए जाते हैं, जो दुनिया का सबसे छोटा दुर्लभ सूअर है। फिलोरिकन तराई के अभयारण्यों के कुछ एक अब प्रभावित मैदानों में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश के साल के जंगलों में अनेक संरक्षित क्षेत्र हैं। कन्हा में हाथी पर बैठकर बाघ को देखने और अद्भुत अवसर मिलता है। ये अकेला संरक्षित क्षेत्र है, जहां बारहसिंगा की एक उप प्रजाति मिली है। भरतपुर दुनिया में जलचर पक्षियों के सबसे मशहूर अभयारण्यों में एक है। हजारों बत्तखें,
हंस, बुगेल और दूसरे जलीय विनोदी पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ बहुत ही दुर्लभ साइबेरियाई सांसों का एकमात्र ठिकाना है जो हर जोड़ में उड़कर भारत में आ जाते हैं। पिछले 20 वर्षों में इन सराशों की संख्या 30 से 40 से घटकर 2 या 3 रह गई है। 2002 और 2003 में यहाँ कोई सारांश नहीं आया और संभव है कि ये सुंदर पक्षी भारत में फिर न दिखाई पड़े। थार के रेगिस्तान में मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीवन संरक्षण किया जाता है। यहाँ काले हिरन, नीलगाय और चिंकारा बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। इन शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन वास्टेड भी रहता है। रणथंभौर लगभग 3 से 4 साल पहले जंगल में बाघ देखने के लिए सबसे मशहूर अभयारण्य था। तब से शिकार अनेक बाघों की जानें ले चुके हैं। कक्ष के बड़े और छोटे रन को बहुत ही दुर्लभ गोरखर, जंगली गधा, फ्लेमिंगो, स्टार कछुआ और रेगिस्तान लोमड़ी के संरक्षण के लिए अभयारण्यों में बदल दिया गया है। गुजरात में गिर का अभयारण्य शाही एशियाई शेर की बाकी बची संख्या शरण स्थल है। ये कटीले और पर्णपाती वृक्षों का जंगल, चीतल, सांभर और नील गाय के बड़े बड़े झुंडों का ठिकाना भी है। पश्चिमी घाट और उससे लगी पहाड़ियों के अभयारण्य देश के अत्यधिक विविधता वाले वनों में से कुछ के संरक्षण अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के कुछ उदाहरण हैं। मालाबार की बड़ी गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, अनेक प्रकार के पहाड़ी पक्षी, जलथलचारी प्राणियां, सरीसृपों और कीड़े मकोड़ों के अनेक प्रजातियां। ये क्षेत्र अत्यधिक स्थानिक पौधों की दृष्टि से भी समृद्ध है। भीमाशंकर, कोयना, चंदौली और राधानगरी जैसे अभयारण्य महाराष्ट्र के समृद्ध वनस्पति जीवन के संरक्षक हैं। यही भूमिका कर्नाटक में बांदीपुर, बृंदा, दंडेली और नगर हॉल आदि की तथा केरल में एविलकुलम, पेरियार, परविकुलम और साइलेंट वैली की है। नीलगिरी पहाड़ियों के समृद्ध अभयारण्य दक्षिण भारत में हाथियों के कुछ आखिरी झुंडों में संरक्षण है। इसके उदाहरण बांदीपुर, मुदुमलाई, वायनाड और बृंदा है। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र के दांतों वाली हाथी भारी संख्या में हाथी दांत के लालच में निर्ममता से मारे गए। आज इन जंगलों में इन्हीं शाही पशुओं की बहुत थोड़ी संख्या ही बची है। नेक्स्ट पॉइंट, वही स्थल संरक्षण। ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब कोई संकटग्रस्त प्रजाति विनाश के इतने निकट होती है कि अगर वैकल्पिक विधियां न अपनाई जाए तो वे प्रजातियां तेजी से काल के कंगाल में चली जाएंगी। वैकल्पिक विधियों की इस रणनीति को वही स्थल संरक्षण कहते हैं, अर्थात पौधों के लिए वनस्पतिक उद्यान या प्राणियों के लिए चिड़ियाघर जैसी नियंत्रित स्थितियां पैदा करके उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना। ऐसी जगहों पर कृत्रिम ढंग से बनाई गई दशाओं में उनकी संख्याओं को बढ़ाने की विशेषता भी होती है, लेकिन किसी संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध की अपेक्षा दुर्लभ पौधे और प्राणियों के लिए ऐसे प्रजनन कार्यक्रम अधिक महंगे होते हैं। पौधों के संरक्षण का एक और ढंग उनके जनन द्रव्य को जीन बैंक में सुरक्षित रखना ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। ये और भी महंगा होता है। कोई प्राणी अगर विनाश के कगार पर हो तो सावधानी से उसका प्रजनन किया जाना चाहिए ताकि अतः प्रजनन के कारण उसकी जीन संरचना कमजोर न पड़े। एक ही वंश की प्राणियों की आपसी प्रजनन से संतान के अनुकूलन क्षमता कम होती है और पर्याप्त संख्या में संतान पाने की क्षमता भी नष्ट हो सकती है। आधुनिक प्रजनन कार्यक्रम चिड़ियाघरों में चलाए जाते हैं जो वन्य प्राणी की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ऐसे बड़े समिति जो उसके वन्य आवास के समान होते हैं। कृत्रिम प्रजनन में सहायता देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इस तरह जहां अधिकांश चिड़ियाघरों का मकसद दर्शकों के करीब से वन्य प्राणियों को देखने का अनुभव और प्रजातियों के बारे में सूचनाएं प्रदान करना होता है, वहीं एक आधुनिक चिड़ियाघर को इन कार्यों से अलग जाकर संकटग्रस्त प्रजातियों
के प्रजनन का कार्यक्रम भी संरक्षण के रूप में एक उपाय के रूप में चलाना होता है। 4th चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।